बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टाइगोमेट्री की एक्सरसाइज और साथ कुछ बेसिक टर्म्स जो अक्सर स्टूडेंट्स को मसला होता है और इंतहाई ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये नहीं जानते। आप लोग ज़रूर सुन चुके होंगे कि मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस कितना है, 22.414 DM³ अब मैं MCQs लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि ये 22.414 वॉल्यूम ऑफ अ गैस ये कब होता है, गैस का किस टाइप गैस का होता है। नंबर वन, ये आइडियल गैस का होता है। ये वन एमसीक्यूज 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो होता है ये किसके लिए कांस्टेंट है, आइडियल गैस के लिए कांस्टेंट है। नंबर दो, अच्छा, कब 22.414 वॉल्यूम DM³ वॉल्यूम होता है एक मोल का गैस का, तो जब STP कंडीशन हो। STP कंडीशन मीन्स जब टेम्परेचर कितना हो, टेम्परेचर 0 सेल्सियस हो या 273 केल्विन हो, तो इन हालात पर और साथ प्रेशर कितना हो, 1 एटमॉस्फेयर हो या फिर 1 एटमॉस्फेयर हो या 760 mm ऑफ Hg हो, 760 mm ऑफ Hg हो या फिर ये बराबर है 760 टार या फिर बराबर हो 1 बार या फिर बराबर हो 10, 13, 25 पास्कल। मैंने कितने वैल्यूज लिखे देखें। आइडियल गैस कवर करता है, आइडियल गैस का एक मोल, आइडियल गैस का एक मोल का वॉल्यूम। आप जो भी गैस ले ले, जब वो आइडियल होता है तो कितना वॉल्यूम कवर करता है, 22.414 DM³ वॉल्यूम कवर करता है। अच्छा, ये कब कवर करता है, जब हालात STP हो। तो S मीन्स स्टैंडर्ड, T मीन्स टेम्परेचर। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 केल्विन होता है या फिर हम इस तरह कहते हैं कि 32 फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर प्रेशर कितना होता है, स्टैंडर्ड प्रेशर वो 1 एटमॉस्फेयर होता है या फिर 1 एटमॉस्फेयर बराबर है 760 mm ऑफ Hg। 760 mm ऑफ Hg बराबर है 76 Hg, 76 सेंटीमीटर Hg, 76 सेंटीमीटर Hg। वो मैं यहाँ पर नहीं लिख चुका हूँ, जो कि वो बराबर है 760 टार, वो बराबर है 1 बार, वो बराबर है 10, 13, 25 पास्कल। देखिए यहाँ पर मैंने कितने सारे यूनिट्स लिखे, ये सारी की सारी 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है। क्लियर। सो ये आइडियल कंडीशन है। इसके बाद देखें, अक्सर स्टूडेंट्स को मसला होता है कि ये DM³ किस चीज़ के बराबर है। देखें, ये बराबर है 1 लीटर के। 1 लीटर और 1 DM³ एक ही चीज़ है। अगेन देख लें, अक्सर स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि किस तरह हम DM³ को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर ऑफ क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखें, लिखते जाएं और समझते जाएं। देखें, मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। देखें, अब लोग जानते हैं 1 डेसीमीटर बराबर होती है 10 की ताकत -1 मीटर। जानते हैं ना, इसका यही मतलब है, इसका यही मतलब है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। क्लियर। इस तरह है या फिर नहीं। अच्छा, प्रूफ करूं। देखें, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रूफ करता हूँ, आखिर में इस तरफ जाता हूँ ताकि आप लोगों की बेस क्लियर हो। जो
आप लोग का बेस है वो मुकम्मल तौर पर पॉलिश हो जाए। देखिए वी नो 1 डेसीमीटर बराबर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डी क्या है, प्रीफिक्स है जिसे हम डेसी कहते हैं, वो बराबर होता है 10⁻⁻⁻1। और मीटर को हम, ये तो यूनिट है जिसे हम सफिक्स कहते हैं, यहाँ पर डी प्रीफिक्स है, एम सफिक्स है। डी प्रीफिक्स की जगह हम 10 की ताकत डेसी, देखे डेसी, डेसी बराबर होती हैं 10 की ताकत -1 के। अच्छा, यहाँ पर फिर से देख लें, मीटर तो यहाँ पर यूनिट है, क्लियर। अच्छा आगे देखें, आगे कुछ यूँ है कि देखें इस तरह मैं मीटर को फाइंड करना चाहता हूँ, सो डिवाइड बोथ साइड बाय 10⁻⁻1, क्योंकि मैं इसे कैंसिल करना चाहता हूँ, इस साइड को मैं भी 10⁻⁻10 से कैंसिल डिवाइड करूँ, सो ये कैंसिल हो जाएगी। 1 मीटर इज इक्वल टू इस तरह रहेगा dm डिवाइड बाई 10⁻⁻1। क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाएं, ऊपर ले जाने से ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1 dm। इक्वेशन नंबर 1 प्रूव किया। अच्छा, इस तरह कर लें कि आप लिखते जाएं, खुद प्रूफ करते जाएं, 2-3 बार इस वीडियो को देखें, फिर प्रूफ करते जाएं आप लोग। अगेन देखें, वी नो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सेंटी किस चीज़ के बराबर है, सेंटी क्या है, यहाँ पर प्रीफिक्स है, एम सफिक्स है, एम मीन्स मीटर, सी मीन्स सेंटी। सो यहाँ पर देख सकते सेंटी हमारे साथ बराबर होती हैं 10⁻⁻²। सो मैं इसकी कीमत यहाँ पर लगाता हूँ 10⁻⁻² मीटर। अब मुझे मीटर की वैल्यू फाइंड करनी है, डिवाइड बोथ साइड बाय -2 बाई 10⁻⁻², यह कैंसिल हो जाएगी, 1 मीटर रह जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखें, इसे मैं ऊपर उठाता हूँ तो 10 को ऊपर उठाने पर +10 बन जाएगा, और सेंटीमीटर को हम उस तरह लिखते हैं, क्लियर। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, ये 1 मीटर के बराबर हैं, ये 1 मीटर के बराबर हैं, इसका ये मतलब होता है ना कि 10⁻⁻² सेंटीमीटर बराबर हैं, ये 1 मीटर के बराबर हैं, ये 1 मीटर के बराबर हैं, 10⁻1 डेसीमीटर। अब मैंने प्रूफ क्या करनी है, मेरा मकसद ये है कि मैं ये प्रूफ करूं कि 1 dm³ किस तरह सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, क्लियर। सो अब बात बन गई। देखें, मैं यहाँ पर क्यूब लेता हूँ, यहाँ पर क्यूब लेता हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पर 1 है, असल में यहाँ पर 1 है। देखें, जब इस तरह होता है, ये असल में क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इस पर जब पावर आती है तो हम किस तरह करते हैं, देखें 10⁻⁻10⁻⁻ क्या, देखें हम इस तरह करते हैं कि देखें, इसे मैं थोड़ा और फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, क्लियर। ये मैं सही नहीं लिखा हूँ, देखें किस तरह है, कुछ यूँ है कि 1 की देखें 10 dm³, यहाँ से प्रूफ किया 1 मीटर बराबर है 10⁻⁻² सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 10⁻⁻⁻1 dm³। ये माइनस गलती से हमने प्लस लिखा, ये प्लस है, माइनस नहीं है, क्लियर। अच्छा, तो मैं इसे दोबारा इस तरह लिख सकता हूँ, ये इस तरह है बेसिकली, क्लियर, इस तरह क्यूब, और ये इसी फॉर्म में है, क्लियर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख लें, यहाँ पर तो 3 है, इसका मतलब क्या है, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 क्या आ जाएगा, 1 और इसके साथ कितने सिफर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, विच इज इक्वल टू, देखें यहाँ ये है किस तरह होगा, 10 ज़रबे 10 ज़रबे 10,
क्लियर। सो यहाँ पर क्या जाएगा, एक के साथ 3 सिफर, 1000, यहाँ पर 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डीएम क्यूब। अब देखें, मैं डीएम क्यूब की वैल्यू फाइंड करता हूँ क्योंकि यही मेरा मकसद है। देखें यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं कि हम ये मालूम करना चाहते थे कि डीएम क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब के दरमियान कौन सा रिलेशन है। क्लियर। अच्छा, देखें, जिस चीज़ को आप मालूम करते हैं उसके साथ कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं। देखें, 1000, ये और ये कैंसल, सिंपल 1 डीएम क्यूब बाकी रहेगा, विच इज इक्वल टू, ये 3 सिफर इस 3 सिफर के साथ कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या रहेगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब। क्लियर। इसका मतलब ये है कि एक डीएम क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये तो हमने प्रूफ किया। देखें, एक डीएम क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। अच्छा, एक और बात है, देखिए, जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स, यानी जो एफईसी स्टूडेंट्स वाले, जितने भी स्टूडेंट्स हैं एफईसी में, अगर वो चाहते हैं कि हम देखें, ये चूंकि स्टाइकोमेट्री है, ये स्टाइकोमेट्री से उतनी रिलेटेड नहीं है। ये बेसिक जो एफईसी स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर एफईसी के बाद किसी जॉब के लिए टेस्ट देते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि इस इसे जैसे सवालात जो होते हैं उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबल, एक अटेंटिव दिमाग का होना इंतहाई ज़रूरी है। इससे दिमाग का जो स्पीड है वो तेज़ चली जाती है। क्लियर। यहाँ से देखें, अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, देखें कि डीएम क्यूब और सेंटीमीटर, सॉरी, डीएम और सेंटीमीटर में कौन सा रिलेशन है। यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। देखें, 1 मीटर, 1 मीटर बराबर है 100 सेंटीमीटर, एंड 1 मीटर बराबर है 10 डेसीमीटर। इसका यही मतलब है कि 10 की ताकत 2 सेंटीमीटर बराबर है 1 डेसीमीटर। क्लियर। आप लिखते जाएं। देखें क्या मतलब वो इसका, कि 10 की पावर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 10 की पावर 2 मीन्स 100, 100। अच्छा, देखिए, हम 1 डीएम की बात करते हैं, ये असल में इस तरह है। अच्छा, अब देख लें, हम 1 डीएम की बात करते हैं, 1 डेसीमीटर को फाइंड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड बाई 10, ये और ये कैंसल, 1, देखें, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू, ये और ये कैंसल, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर। अगर आपको लग रहा है कि ये तरीका आपको मतलब समझ नहीं आ रही, ट्राई कर ली, इस तरह के क्वेश्चन मतलब आ सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की एग्ज़ाम में। इस तरह नहीं कहता कि मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग वाले जो टेस्ट होते हैं इंडिकेट वाले, ये जो ईटा वाले होते हैं, एनटीएस टेस्ट होते हैं, या एफईसी वाले जो जाते हैं आर्मी मेडिकल टेस्ट या फिर आर्मी इंजीनियरिंग टेस्ट, यहाँ पर इस तरह ये कुछ इस तरह के क्वेश्चन हैं जो वो तलबा मतलब, हाँ मतलब उनको सॉल्व कर सकते हैं जिसके दिमाग में कुछ स्पीड है। अब आपको डिस्करेज नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप उसको हल करने की कोशिश करेंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप 1 माह तक मतलब आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती। पूरा साल इस तरह के क्वेश्चन करते जाएं, बार बार मुख्तलिफ तरीक़ों से हल करते जाएं। इससे आपकी जो स्पीड है दिमाग की वो तेज़ हो जाएगी, और रीजनिंग की जो पावर है वो उसमें नमूदार हो जाएगी। अच्छा, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट थी। अब मैं प्रूफ करना चाहता हूँ, बात यहाँ से चली गई। देखें कि किस तरह 22.414 डीएम क्यूब बराबर होती हैं 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। समटाइम पेपर में इस तरह होता है कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस फॉर 1 मोल एट एसटीपी इज
तो आपको ये वॉल्यूम, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलती, तो आप क्या हो जाते हैं, सस्पेंस में आकर एग्ज़ाम का आपका ख़राब हो जाता है, आपका टेस्ट पूरा के पूरा ख़राब हो जाता है। तो देखें, ये और ये एक ही बात है। किस तरह हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, देखते जाएं। देखिए, हमने प्रूफ किया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी, मैं इस तरह कि 1 DM क्यूब वो बराबर होता है, 1 DM क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। आप वीडियो देख सकते हैं, इसी वीडियो में हमने प्रूफ किया। देखिए यहाँ पर प्रूफ किया। अच्छा, 1 DM क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। अच्छा, अब इस डीएम क्यूब की कीमत आप यहाँ पर लगाएं। मैं लगाता हूँ, देखें, 22.414 10⁻³ इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ ना, सेंटीमीटर क्यूब। 1000 या 10⁻³ एक ही बात है। अच्छा, अब देख लें ट्रिक्स, अगेन दिहाई अहम ट्रिक्स हैं। अक्सर स्टूडेंट्स इसमें क्या होते हैं, उसको सस्पेंस हो जाते हैं और इन इस टाइप सवालात को हल नहीं कर सकते। देखिए, मैं यह पावर को ख़त्म करता हूँ। देखें, जब मैं इस अदद को बढ़ाऊंगा तो इसको कम करूंगा। क्लियर? अच्छा, देखें, इस तरह इसको जब मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो ये 22 से 224 बन जाएगी। तो मैंने क्या कहा, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो इसको कम करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से 3 से 2 बन जाएगी। अगेन इस तरफ ले जाएं, अब 224 से क्या हुई, 2241 हो गई, ये 1 रह जाएगा। मैं इसे इधर ले जाता हूँ, अब 2 लाख या 20 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 22,414 बन गई और ये पूरी की पूरी खत्म हो गई। स्टेप वाइज में लिखता हूँ। देखें, फर्स्ट स्टेप में 22.4 था, एक इंसा इधर ले गया, एक पॉइंट इधर ले गया, सो इस तरह बना। 10⁻³ की बजाय 10⁻² बना। फिर एक डिसिमल पॉइंट और दूर ले जाता हूँ तो इस तरह बनेगा 22.4 एक 10⁻1 बनेगा। फिर एक पॉइंट में और ले जाता हूँ, 22.414 10⁻0, यह लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इस तरह लिख सकते हैं 22.414 DM, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। प्रूफ किया। मैं जानता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिमाग लगाना चाहिए। क्लियर? बोर्ड इस्तेमाल करना आजकल थोड़ा थोड़ा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका जो कीमती वक्त है वो ज़ाया ना हो जाए, और आप अगर आजकल चूँकि छुट्टियाँ वगैरह लगी हैं, आप कुछ सीख लें। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको मुख्तलिफ चैनल से बहुत कम मिलेगी, क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चंस आपको नहीं मिलते। क्लियर? लेकिन आप हमेशा के लिए हार्ड वर्क करें, इस तरह जिस तरह के क्वेश्चन हो मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, इस तरह नहीं है कि मैं वैसा जीनियस हूँ, लेकिन प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। क्लियर? देखें, मैं अगले क्वेश्चन की कोशिश करता हूँ। एक और क्वेश्चन, जो जनरल टेस्ट होते हैं जॉब्स के एफईसी के बाद जो कमीशन के टेस्ट हुआ करते हैं, उनके लिए एक इंटेलिजेंस जैसा टेस्ट जैसा क्वेश्चन एमडीकेट या प्री इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल का जो टेस्ट होता है इंटर टेस्ट, उसमें भी आ सकता है। देखें, यहाँ पर मैं कंपाउंड लिखता हूँ तो क्वेश्चन कुछ यूँ आ सकता है। क्लियर? देखें कि दी मुख्तलिफ टाइप के क्वेश्चन, देखिए नंबर 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के मुतालिक क्वेश्चन किया जा सकता है। आप लोगों को आसान लगेगा कि लेकिन आसान नहीं है। क्लियर? देखें, से ज़रूर देख लें। क्लियर? 1-2-3 मिनट तो लगेंगे, लेकिन आपके कंसेप्ट की इस्लाह हो जाएगी। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नंबर 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं।
ये इंतहाई ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ से देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन कुछ यूँ है, इफ़ यू हैव 1 मोल ऑफ H2O, कितनी H2O है? 1 मोल। अच्छा, तो देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप इसे देखें, अगर आप मेरी तमाम वीडियो देख रहे हैं तो मैं एक कुलिया बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मुख्तलिफ मौक़ों पर इस्तेमाल होता है कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। देखें, अगर एक कंपाउंड में, अगर एक हाइड्रोजन के H2O के कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन होते हैं, फिर से गौर सुन लें, अगर एक कंपाउंड में एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, तो 1 मोल किस चीज़ के बराबर है? 6.023 10⁻⁻23 में कितने हाइड्रोजन होंगे? इस तरह है ना, 1 मोल, ये 1 मोल के बराबर है, 1 मोल बराबर है 6.023 10⁻23। आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, डिटेल के साथ बयान कर चुका हूँ। देखिए यहाँ पर तरतीब से लिख ले, 1 रेशियो 6.023 10⁻23 रेशियो 2 रेशियो x। सो ये हमारे बनते हैं एक्सट्रीम, और ये बनती है मीन। सो x मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 2। अच्छा, सो x इज इक्वल टू, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 6, 2 2 4, 2 0 0, 2 6 12। क्लियर? क्लियर है ना? 10⁻23। क्या मतलब हुआ इसका? इसका यही मतलब है क्या कि 1 मोल H2O में 12.046 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तरीका किस तरह है? देखिए, अगर ये एक कंपाउंड है, अगर एक कंपाउंड में हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, तो 1 मोल इस चीज़ के बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है ना। क्वेश्चन कुछ यूँ है कि 1 मोल में कितने होंगे, तो हमने प्रूफ किया कि 6.023 10⁻23 23 mole 23 particle of H2O will have X number of हाइड्रोजन। एक एटम में, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन हैं, एक मोल में या 6.023 10⁻23 कंपाउंड्स में कितने होंगे? ये एक मोल की बजाय मैंने लिखा है ना, दिमाग इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों ने स्टोइकियोमेट्री की जो का चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो आपको ये क्वेश्चन समझने में मुश्किल होगी। पहले इस तरह कर लें कि आप तमाम वीडियो देख लें, मेरे देखते हैं या कुछ कहाँ किसी और चैनल से देखते हैं, लेकिन उसको समझ लें फिर इधर आ जाएं, क्योंकि ये मुश्किल है थोड़ी अगर आपकी बेस मजबूत ना हो तो इस तरह लिखा। क्लियर? यह तरीका तो आप लोगों का मतलब सीख चुके होंगे, 6th 9th 8th में होता है। सो x इसके बराबर है। अच्छा, अगेन देखने यहाँ से फिर क्वेश्चन कुछ यूँ था कि नंबर ऑफ, देखिए मैं थर्ड नंबर पे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। देखिए इसमें मैं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम मालूम करता हूँ। देखिए, अगर एक कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम एक है, तो एक मोल मीन्स 6.023 10⁻23 कंपाउंड्स में कितने एटम्स होंगे ऑक्सीजन के? एक कंपाउंड में एक एटम, 6.023 10⁻23 कंपाउंड्स में कितने एटम? तो मैं इस तरह लिखता हूँ, 1 रेशियो 6.023 10⁻23 रेशियो 1 रेशियो x। सो ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये दोनों हो गए मीन। सो 6.023 10⁻23 इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाई 1। क्लियर? ये 1 है इसके साथ, इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 1, या फिर x इज इक्वल टू 6.023 10⁻23। क्या एटम्स? गुजारिश आपसे कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट कर लें इस चैनल की, ताकि मैं आप जैसे टैलेंटेड स्टूडेंट के लिए मुख्तलिफ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन हमारा था
कि अगर हम 1 मोल H2O ले लें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। मैं कंसेप्ट आपको समझाता हूँ। देखें, अगर हम एक कंपाउंड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने समझ लें। देखें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 हाइड्रोजन है, एक में एक दूसरे में एक, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एक कंपाउंड में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक मोल के मुतालिक वो पूछते हैं, एक मोल तो 6.023 10 रेस्ट टू द पावर 23 के बराबर होगा। तो एक कंपाउंड में, एक H2O कंपाउंड में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.023 10 रेस्ट टू द पावर 23, यानी एक मोल कंपाउंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरतीब से लिखेंगे, देखें सीखते जाएं। 1 रेशियो 6.023 10 रेस्ट टू द पावर 23 10 x, ये हमारे हो गए एक्सट्रीम और ये हमारे हो गई मीन। सो फाइंड करते हैं 1 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 23 10 रेस्ट टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो x इज इक्वल टू, देखें 10 3 30, 3 कैरी, अच्छा 10 दूने 20, 21 22 23, 2 कैरी, 10 0 0 जमा 2 इशारिया, 10 6 60 10 रेस्ट टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, ये हैं 1 मोल ऑफ H2O में टोटल इलेक्ट्रॉन। सो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन मालूम कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम कर सकते हैं। सिंपल इतना करें कि टोटल प्रोटॉन निकालें, 6.023 10 रेस्ट टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 मोल में प्रोटॉन होंगे। क्लियर, न्यूट्रॉन अगर मालूम करते हैं तो टोटल न्यूट्रॉन जमा कर लें और मल्टीप्लाई कर लें 6.023 10 रेज़ टू पावर 23 के साथ। क्लियर, सो मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अच्छा, सो अगला क्वेश्चन हमारा इंतहाई ही इम्पोर्टेंट है, वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुतालिक। आपसे वो पूछ सकते हैं कि सपोज मैं फर्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन के मुतालिक कि इलेक्ट्रॉन का मास सपोज 9.11 10 रेज़ टू द पावर -31 किलोग्राम है। लेकिन याद रखें ये इसके बराबर है ना, 9.11 10 रेज़ टू द पावर। देखें मैं डिटेल के साथ, क्योंकि ये जब मैं लोअर लेवल पर था तो मेरे लिए मुश्किल आती। किलो की बजाय हमें 3 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि किलो इसके बराबर है। अच्छा, सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ यू बन जाएगा। देखें -31 और 3, इससे क्या आ जाएगा 28 है ना, 28 28 29 30 31। क्लियर, ग्राम। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना है किलोग्राम में और ग्राम में इतना है। अच्छा, अब क्वेश्चन आपसे किस तरह हो सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, तो आपका आंसर क्या होगा। देखें, आप कहेंगे मैं किलोग्राम में लेता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10 रेज़ टू द पावर -31 किलोग्राम के बराबर है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास 1 मोल 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स का मास पता नहीं। क्लियर, सो फाइंड करते हैं। देखें इस तरतीब से लिखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स into 9.11 10 रेज़ टू द पावर -31 मल्टीप्लाई x। अच्छा, एक का मास इतना है, इतने इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, ये क्या है 1 मोल है ना। अच्छा, ये हमारे हो गए प्यारे से एक्सट्रीम और एक हो गई मीन। कहाँ तक है, ये यहाँ तक है। अच्छा, सो 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 6.023 10 रेज़ टू द पावर
23 मल्टीप्लाई 9.11 10 raised to the power minus 31. So mass of 1 mole is equal to, अब तो मेरे साथ कैलकुलेशन के लिए कोई है नहीं, आप इस तरह कर लें कि कैलकुलेटर में 6.023 10 रेस्ट टू पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 9.11 10 रेस्ट टू 9.11 कर लें। देखें ये दबाएं मल्टीप्लाइड बाई 9.11, इससे जो आंसर आए वो उसको यहाँ पर लिख लें और 10 रेस्ट टू द पावर क्या लिख लें। देखें ये 31 है और ये 23 है। सो इसके दरमियान डिफरेंस कितना आएगा, प्लस 23 माइनस 31। सो इसका आंसर क्या आएगा 778 माइनस 8 क्या किलोग्राम। सो 1 मोल देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें और उसे यहाँ पर लगा लें और 23 और 31 से आंसर क्या आता है -8 किलोग्राम। प्रोटॉन के 1 मोल प्रोटॉन के लिए क्या करें, देखें एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास 1.673 10 रेज़ टू द पावर 27 मे बी इस तरह है, आप करेक्ट पिक करके लिखें। क्लियर किलोग्राम, क्लियर इस तरह है। अच्छा तो 1 मोल का कितना होगा 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 प्रोटॉन्स का कितना होगा। क्लियर। सो किस तरह कर लें, उसी फॉर्म में 1 प्रोटॉन रेशियो में इसकी जगह Na लिखता हूँ। क्लियर, आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती रहेगी। -27 किलोग्राम इंटू एक्स। अच्छा देखिए 1 प्रोटॉन 1 मोल, 1 मोल की जगह मैं ये लिखता हूँ कि क्योंकि अब तो वीडियो का इख्तिताम हो रहा है, आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद कंफर्म कर ले कि वाकई प्रोटॉन का मास इतना है, आप करेक्ट लिख लें। मैं आपको लोगों को सिंपल तरीका बता रहा हूँ और यहाँ पर एक्स लिख लें। सो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। सो 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1.673 10 रेज़ टू द पावर -27 इज इक्वल टू एक्स प्रोटॉन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू आ जाएगी और 23 और 27 से क्या आंसर आ जाएगा 23 की तरफ 27 की तरफ -4। क्लियर। न्यूट्रॉन का भी यही तरीका है, न्यूट्रॉन का भी यही मैकेनिज्म है। क्लियर। सो उम्मीद है कि आप लोग सीख चुके होंगे। उसके लिए आप क्या करें, सिंपल सी बात है, आप लोग फार्मूला सीख चुके होंगे। सिंपल इतना कर लें कि एक प्रोटॉन का मास आप लोग एक न्यूट्रॉन का मास आप लोग जानते हैं। सो एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1.674 तकरीबन 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम। उसको आप 6.023 10 रेज़ टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 मोल न्यूट्रॉन का मास होगा। क्लियर। देखिए आखिर में ट्रिक्स क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 10 रेज़ टू पावर -31 है, उनको अब 6.023 10 रेज़ टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास होगा। वन प्रोटॉन का मास 1.673 10 रेज़ टू पावर -27 किलोग्राम है, इसको आप 6.023 10 रेज़ टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मास होगा। और देखें 1 न्यूट्रॉन का मास 1.674 10 रेज़ टू पावर 27 किलोग्राम है। आप इसको 6.023 10 रेज़ टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करें, ये 1 मोल प्रोटॉन का मास होगा। क्लियर। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। और भी इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, कोशिश करता हूं कि आप लोगों के साथ इस तरह इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें
ताकि हमें कुछ फीडबैक मिले। सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद अक्सर हमारे स्टूडेंट्स नहीं जानते कि सब्सक्राइब, मैं भी नहीं जानता था। आप जो वीडियो देख रहे हैं उनके नीचे राइट साइड पर सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, सब्सक्राइब, क्लियर। उन पर जब आप लोग क्लियर क्लिक करते हैं तो क्लियर इस तरह के दो ऊपर से यहाँ पर आपको एक बेल दिखाई देगी, बेल, घंटी। उस पर क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर कुछ रिटन फॉर्म में ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, इसके बाद फ़ायदा यह होगा कि आप लोगों को इस चैनल की तमाम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। जुड़िए रहे। वस्सलाम।